का मतलब अमन नहीं है। कभी पुलिस एहलकार, कभी आम शहरी, तो कभी कश्मीरी पंडित को मारने का सिलसिला लगातार जारी है। अमन व कानून की सूरत-हाल कायम रखने के लिए पीएचडी मुकम्मल ताउन देने के लिए तैयार है। लोगों को चाहिए कि वो बच्चों के मुस्तकबिल और वतन के मुस्तकबिल को ठीक करने के लिए खड़े हो जाए। महबूबा मुफ्ती ने शोपियान में शहरी हलाकत पर उठाए सवाल। कहा अब तो यहाँ कोई इंसाफ के लिए एहतिजाज भी नहीं कर पा रहा है, लोगों में खौफ है। शोपियान मुतसरीन को इंसाफ व इमदाद देने का किया मुतालबा, गवर्नर से मिलने का मकसद भी किया बयान। बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर रविंदर रैना ने पुलवामा में हालिया जांबाग हुए पुलिस एहलकार के घर जाकर की ताजियत। कहा पड़ोसी मुल्क कश्मीर में अमन का खावा नहीं है। किसी का नाम लिए बगैर कहा कुछ लोग जम्मू कश्मीर में खुशहाली के खिलाफ हैं और खून खराबा ही चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 6 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, और हालात पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात की। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और हालात जो है बेहतर करने का सिर्फ डंडोरा ही पीटा जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने का सिर्फ ये मकसद था कि अमन व कानून का माहौल खराब न हो जाए। मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया बड़े दावे कर रही है हालात को ठीक करने का, मगर आए रोज खून खराबा हो रहा है। यहाँ कहीं पुलिस एहलकार, कहीं आम शहरी, तो कहीं कश्मीरी पंडित हो या मुसलमान, मरता तो कश्मीरी ही है। हम लोगों ने गवर्नर को कहा है कि अमन व कानून की सूरत-हाल की बेहतरी के लिए पीएचडी उनका मुकम्मल ताउन देने के लिए तैयार है। पहले सुनते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात करते हुए जो हालात और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के बारे में जो मीडिया नुमाइंदों ने पूछा उसको लेकर पहले आप तक बात पहुंचाते हैं। उसके बाद आगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि कई और खुलासे किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने। जनाब मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले। हमारा मकसद मिलने का ये था कि यहाँ अमन और कानून की स्थिति जो है वो खराब है, और अगर हम ये डंडूरा पीट रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अमन की शक्ल नहीं है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कोई पुलिस कांस्टेबल मारा जा रहा है, कोई कल देख लीजिए शोपियां में वो हाथ उठाए हुए है तब भी उसको गोली मार दी जाती है। कश्मीरी पंडित एहतिजाज कर रहे हैं, कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर कि गवर्नमेंट का बयान आया कि वो पत्थर मार रहे थे, मैंने आज तक किसी कश्मीरी पंडित को पत्थर मारते हुए नहीं देखा है। वो एहतिजाज कर रहे थे, उन पर टीयर गैस चलाना और लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत है? वो क्या कह रहे हैं कि साहब हमें सिक्योरिटी दीजिए, हमें उन मुकामों पे रखिए जहां पे हम लोग रह सके कि हमारी जिंदगी महफूज है। हमें दूर दराज इलाकों में मत भेजिए, और हमें सरकारी मकान जो आपके जब से सेक्रेटेरिएट चला गया है यहाँ से, उनमें जो घर खाली हैं, जहां भी खाली हैं, उनमें हमें सरकारी मकानों में रखिए। कोई और चीज नहीं मांग रहे। मैंने उनके सामने ये नहीं कहा, ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान
एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ, क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहाँ हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो फिल्म बनाई गई थी कश्मीर फाइल्स, क्या वो सही पर या हकीकत पर मबनी थी? क्या उसमें जो मनाजिर दिखाए गए थे क्या वो सही थे? क्या कश्मीरी अवाम इतनी गई गुजरी थी? ये बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने के लिए और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को आगे बेहतर करने के लिए अब यहाँ के लोगों को उठ खड़ा होना ज़रूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक यहाँ कोई अब आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों में खौफ है। सही बात कोई करता ही नहीं है, क्योंकि डर का माहौल बना हुआ है। उठिए, जागिए और अपने मुस्तकबिल को ठीक करने की कोशिश करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ठीक करने, अपने वतन के मुस्तकबिल को। हम झगड़े करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, मुंह पे एक बात करते हैं, पीछे दूसरी बात करते हैं, कोई सही बात नहीं करता। डर गए हुए हैं। क्यों डर गए? क्योंकि ईमान पक्का नहीं है। एक तरफ से फौज थी हजारों की, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 लोग थे, मगर ईमान पक्का था कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, फौजों को खत्म कर देगा और पहली जीत इस्लाम की। उस ईमान को पैदा, उस खुदा की तरफ झुको तो हम सब का माबूद है। चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात की और जंग बद्र का भी हवाला दिया कि ईमान मुकम्मल होना चाहिए। आप हजारों की तादाद में फौज थी और कुछ सहाबी मुट्ठी भर मुसलमान जिन्होंने उनका मुकाबला किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए अब उठ खड़ा होना चाहिए। इन बातों का इजहार फारूक अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग में साबका वजीर अब्दुल सलाम देवा के बेटे फहाद देवा की मौत पर उनके घर जाकर उनके लवाकिन के साथ ताज़ियत करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बाद जरा बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से कि शुपियान में आम शहरी शोएब गनाई की हलाकत के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये मुतालबा किया है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस का स्टेटमेंट एक और लवाहकीन का जो इल्ज़ाम है वो दूसरा है। क्रॉस फायरिंग, पुलिस का बयान है कि क्रॉस फायरिंग में मारा गया, मगर लवाहकीन कह रहे हैं कि क्रॉस फायरिंग में नहीं बल्कि पहले हाथ खड़े करने का बोला गया, फिर पकड़ के ले गए और फिर गोली मार दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कोई इंसाफ के लिए एहतजाज भी नहीं कर सकता अब, क्योंकि यहाँ पे खौफ व दहशत का माहौल पैदा किया गया है, जिसके नतीजे में ऐसे वाक़ात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। अब लोग सिर्फ जो मरते हैं उनकी लाश का ही मुतालबा करते हैं, बल्कि बात जो है अपनी नहीं करते हैं, अपनी आवाज़ और अपनी ज़ुबान बंद रखते हैं। इस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में पाया गया है। अब्बा मुफ्ती क्या करिए, हम आप तक पहुँचा दें। उनको जो शोएब गनाई है उससे पहले पांदुशन में शाहिद, तो इनको तो कहते हैं क्रॉस फायर में मारे गए। अब तो लोग बेचारे बात भी नहीं करते, उनको पता है हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको पीएसए लगा के जेल में डाल देंगे। अब तो लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिल गई। तो मैं तो चाहूंगी कि अगर कल क्रॉस फायर में शोएब गनाई मारा गया, उससे पहले पांदुशन में शाहिद मारा गया, तो इमीडिएटली अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया और हमें नहीं पता है, क्योंकि वो जो तर्कवांगा वाले हैं वो कहते हैं वो क्रॉस फायर में नहीं मारा गया, बल्कि वो एलिगेशन लगाते हैं कि उसको पकड़ के लिया गया और उसके बाद उसको कहा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करने के बाद उसको गोली मार दी गई। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, जो हम सुनने में आता है, जो एलिगेशंस हैं।
इधर नाज़रीन पीएचडी के लीडरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई, महबूबा मुफ्ती भी उनसे मुलाकात हुई। तो उनका कहना है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा कि मामला सिर्फ राहुल भट्ट का नहीं बल्कि माहौल जो बनाया गया है पकड़ दकड़ का वो असल चीज है, क्योंकि किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि सहाफियों को भी अब इजाजत नहीं दी जा रही है कि वो सच्चाई सामने लाएं। कल ही महबूबा मुफ्ती के मुताबिक कल ही 82 लोगों को दूसरे जेलों में मुंतकिल किया गया है जो कि जेर समात मामले थे उनको ही अब दूसरे जेलों में मुंतकिल किया गया। तो इन चीज़ों से माहौल में सुधार नहीं बल्कि जो माहौल है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा कि हमने एजेंसी को लेकर साथ चले हम और हमने जम्मू कश्मीर में अच्छा माहौल बनाया जिसके तहत कश्मीरी पंडित भी यहाँ आए थे। अभी फिर खौफ का माहौल बन गया है, अभी पंडित यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है, अभी यहाँ पे कत्ल गारत चल रही है। वाजपेयी की पॉलिसी जब तक न अपनाई जाएगी तब तक ऐसे वाक़ात रोनुमा होते होंगे। ये महबूबा मुफ्ती का बयान है। उन्होंने कहा कि साल 2010 और साल 2016 में भी कश्मीर में हालात खराब हो गए थे, यहाँ पे अनरेस्ट था, लेकिन कोई भी कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया था, सब यहाँ पे महफूज रहे। देखिए एलजी साहब से तो जनरली बात ये हुई, तारिक आमिर साहब, फारूक साहब ने तो जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ है जो हलाकत हुई है उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए, उसके लिए कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी जिक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफरतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा एलजी साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया ये उसकी बात नहीं है। ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हो। कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफर किए अंडर ट्रायल्स, बेचारे गरीब है, उनके घर वाले वो कहाँ जाएंगे उनको वहाँ। मैंने गवर्नर साहब से कहा जब तक आप जो वाजपेयी जी का पन्ना नहीं खोलेंगे वो किताब का जिसमें उन्होंने इंसानियत की बात की थी और जम्मू कश्मीर को इंसानियत के दायरे में डील करने की बात की थी, रीच आउट करने की बात की थी, तब तक अनफॉर्चुनेटली राहुल भट्ट जैसे जो हमारे बच्चे हैं हमसे बिछड़ते जाएंगे। इसलिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और उसी से जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो यहाँ की मुसीबतें हैं उसका कुछ हो सकता है। ये मैंने उनको तफसील से बात बता दी। मैंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमने ये सोच के हाथ मिलाया था इस मुल्क से कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मगर जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम लोगों का दम घुटता है। यहाँ पूरा जो है दबाव करके रखा हुआ है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है, जैसे कल मुजफ्फर शाह साहब ने वहाँ बताया गवर्नर साहब को, कहा ये जो मीडिया शाम को 4 घंटे हिंदू मुस्लिम डिबेट करता है उससे और नफरतें बढ़ रही हैं और उसका असर हमारे जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट पड़ता है। जब आप मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, हमारे मस्जिदों को जो है दिन ब दिन बाबरी मस्जिद बना के शहीद करके वहाँ। चलिए, महबूबा मुफ्ती बात कर रही थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात में क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ लीडरान ने कहा, ये बात भी उन्होंने सामने रखी। इसके साथ साथ मुल्क के हालात के बारे में जब उनसे पूछा गया कि मुल्क में हालात किस तरह बने हुए हैं, मुसलमानों पर ज्यादतियाँ हो रही है, मसाजिदों पे हमले हो रहे हैं, तो इसको लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि इससे हालात जो है ठीक नहीं होंगे, इससे हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा कि जो श्रीलंका की हालत हुई है कहीं वो हिंदुस्तान की हालत न हो जाए, अगर यहाँ का आवाम जो है वो जाग न जाए और यहाँ का आवाम जो है वो हालात का सामना न करे। सब चीजों का इलाज, जिन चीजों के से ये ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें एक ही बार बताइए कौन कौन सी मस्जिद हो सकते हैं। इनको इतने हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना। तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है ना।
اور کیا کیا بند کریں گے, تاج محل بند کریں گے, قطب مینار بند کریں گے, لال قلعہ بند کریں گے, کیا کیا بند کریں گے. پھر ہمارے ملک میں جو ٹورزم ہے 50% تو اس وجہ سے آتا ہے جو مغلوں نے ہمارے یہاں اپنے اساسات بنائے ہیں, اپنی تعمیرات کی ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. 50% لوگ ہمارے ملک میں صرف تاج محل دیکھنے کو آتے ہیں. اور جو جتنی بھی ہیریٹیج ہے اس میں مغلوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے ٹورزم وہ اس ملک میں کشمیر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو جب دونوں چیزوں کو یہ بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں, پہلے تو بے روزگاری اتنی ہے, اگر ٹورزم کو بھی یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بے روزگاری اور بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھائیں, کیا کہہ سکتے ہیں آپ. باقی فرنانڈیز اور ویسے لوگ جو بات کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ان کا ایجنڈا کا ہے, ان کا جو RSS کا ایجنڈا. ناظرین, گراؤنڈ رپورٹ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز سے. اب ذرا بات کریں گے وادی میں احتجاجوں کے حوالے سے, کیونکہ راہل بٹ کی ہلاکت کے بعد احتجاجوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے, اور آج بھی بارہمولہ میں پنڈت وہاں پہ جو رہ رہے رہائش پذیر ہیں وہ آج پھر سے انہوں نے احتجاج کیا اور وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر سے مطالبہ دہرایا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پنڈتوں کا رہنا اب ٹھیک نہیں ہے. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں یہاں سے پرماننٹلی یہاں سے جو ہے نکالا جائے اور کہیں اور ان کو منتقل کیا جائے, یعنی شفٹ کیا جائے. کشمیر کی کوئی جگہ ان کے لیے سیف نہیں ہے, اس لیے ہم کشمیر سے کہیں باہر جانا چاہتے ہیں, ہمیں کشمیر سے کہیں باہر بھیجتے. جب تک مانگ جو ہے, ڈیمانڈ جو ہے پوری نہیں کرتا ہے سرکار, تب تک احتجاج جاری رہے گا. کیونکہ ملازمین جو ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے ہیں. جو کشمیری پنڈت, مائیگرنٹ پنڈت بچے یہاں پہ اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں وہ بھی اپنے اسکولوں پہ نہیں جا رہے ہیں. تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی پنڈت رہائش پذیر ہیں وہاں پہ وہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں اور جو ہے منتقل کیا جائے, ان کی جو سروس ہے وہ کہیں اور لگا دی جائے, ان کو کہیں اور پوسٹ کیا جائے, اور تب ہی وہ اپنی نوکریوں کو دوبارہ سے جوائن کر سکتے ہیں. اگر سرکار ان کی ڈیمانڈ نہیں مانے گی تو پھر وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھے رہیں گے. ہماری ریکویسٹ ہے سینٹر گورنمنٹ سے, ان سے ہمیں کافی ایکسپیکٹیشن ہے. کیوں کہ ہمیں یہ سلیکٹیولی ٹارگٹ کلنگ نہیں آنے والے ٹائم میں ہو. ہمیں امت شاہ جی سے بہت ایکسپیکٹیشن ہے. اس PM پیکیج کو جو اناؤنس کیا گیا تھا وے بیک ان 2008 جس گورنمنٹ میں, تب اس کو لوپ ہولز بہت تھے, اس کو اوور کرنے کے لیے ہم اس سینٹر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو پھر سے ایک بار ریویو کرے اور ہماری جانیں نہ جائیں. ناظرین, BJP کے جموں کشمیر صدر رویندر رینا آج پلوامہ گئے تھے اور حالیہ دنوں میں جو وہاں پہ پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے ان کے گھر جا کر انہوں نے تعزیت کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملک کشمیر میں امن کا خواہاں نہیں ہے, وہ کشمیر میں امن نہیں چاہتا ہے. انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوشحالی کے خلاف ہیں اور جو خون خرابہ چاہتے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر کے لوگ سکھ کی سانس لیں, یہاں کے بچے خوشحالی کی زندگی جئیں. کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ کشمیر میں خون ہی بہتا رہے. وہ ان لوگوں کی یہ سازشیں ہیں جو امن کے دشمن ہیں, جو انسانیت کے دشمن ہیں, جو امن کے اور انسانیت کے قاتل ہیں. یہ ان لوگوں کی سازش ہے. اس فیملی نے ملک کے لیے, ریاض ٹھوکر صاحب نے اپنی قربانی دی ہے, اور وہ ایک ملک کے وفادار سپاہی ہیں. سرکار سے ڈپارٹمنٹ اس پورے پریوار کی دیکھ ریکھ کرے گا. یہ ہمارا فیملی ہے. ریاض ٹھوکر صاحب آج اگر اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے چھوٹے ناظرین, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بڈگام ڈاکٹر نصیر احمد نے آج بڈگام میں وسابی کیفی اینڈ ریسٹورنٹ کا رسم افتتاح کیا. اس موقع پہ علاقے کے جو معززین شہری تھے وہ بھی اس موقع پہ موجود رہے. ڈاکٹر نصیر احمد نے
इस मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि इस रेस्टोरेंट के लिए, इस कैफ़ी सेंटर के लिए अच्छा काम हो, क्योंकि बडगाम में इस तरह की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बडगाम में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि दूध पथरी में जो सयाह लोग जाते हैं उनके लिए अभी ख़ास इंतज़ामात नहीं रखे गए हैं, तो इस तरह के रेस्टोरेंट से और इस तरह के जो कैफ़ी सेंटर से वो उन सयाहों को भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी जो है यहाँ पे सहूलियत मिलेगी और जो कश्मीरी लोग हैं उनको भी रोज़गार मुहैया होगा। हमारा मोटो यही है, डेफिनेटली बिजनेस मोटो तो है ही है, वो मैं ये नहीं कह सकता कि बस लोगों की खिदमत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस ही है। लेकिन बिजनेस में ये है कि इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि सर्व उस तरह करे कि जो भी यहाँ पे आए वो यहाँ से खुश होकर निकले, सेटिस्फाई होकर निकले। बहुत अच्छा फूड हम प्रोवाइड करें लोगों को, डिफरेंट वैराइटीज़ है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है, और रेट्स भी इंशाल्लाह पूरी हमने कोशिश की है कि ऐसी मिले जो भी यहाँ पे कस्टमर आए कि वो सेटिस्फाई हो जाए रेट्स के हिसाब से भी, टेस्ट वाइज भी। हाइजीन हमने बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया है। मैं आपको बताऊं, कुक्स के हवाले से तो जो यहाँ पे शेफ़ है वो बड़े प्रोफेशनल हमने लिए हैं, होटल मैनेजमेंट से निकले हैं, पीजी करके है, तो 4 स्टार होटल में उन्होंने काम किया है अभी तक। तो यही कोशिश है इंशाल्लाह हमारी कि जो फूड हम प्रोवाइड करें, इसमें बड़ा कंपटीशन है, वो आपको भी पता है। हमारे यहाँ पे आसपास में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े नामी गरामी रेस्टोरेंट्स जिन्होंने नाम ऑलरेडी कमाया है। तो हमारे लिए ये कंपटीशन में उतरना ये एक टफ एक चैलेंज है हमारे लिए। चलिए, वसाबी जो कैफ़ी एंड रेस्टोरेंट है उसके मालिक ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंपटीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा है, इलाके में बड़े नामी गिरामी होटल भी हैं, तो गुलिस्तान टीम की तरफ से भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात है कि ये जो उन्होंने नया काम शुरू किया है ये फूले फले और उनको हकीकी मानू में जिस मकसद के लिए उन्होंने ये नया बिजनेस वेंचर शुरू किया है उसका फ़ायदा ज़रूर मिले। नाज़रीन, वादी कश्मीर के बेशतर इलाके पीने के पानी की वजह से मुश्किलात के शिकार हैं और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पे सरकार ने स्कीमें तो हाथ में ली हैं मगर उन स्कीमों को मुकम्मल नहीं किया जा रहा है और सालों साल हो गए ये स्कीमें जहां पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है वहां पे इनको पूरा नहीं किया जा रहा है और जो आवाम से वादे भी किए गए थे उन वादों को भी पूरा नहीं किया जाए। चाहे आज हम कुपवारा की बात करें या हंदवारा के बेशतर इलाकों की बात करें, हंदवारा और लंगेट की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो इलाके हैं, वहां पे 8 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट्स तामीर किए गए हैं, उनको मुकम्मल नहीं किया गया है जहां पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। और इसी तरह कुपवारा में खनीपोरा कुपवारा का इलाका जहां पे आवाम जो है वो पीने के पानी से महरूम है और साफ पानी उनको नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं किस तरह ये औरतें अपने घरों के लिए जो है पानी का सबब कर रही है, पानी जो इस्तेमाल उनको करना है किस तरह वो अपने घरों को ले जा रही है। ये सूरत हाल है खनीपोरा कुपवारा इलाके की। लोगों के मुताबिक साल 2018 में वहां पे एक स्कीम जो है वो मुतारिफ की गई थी, लोगों की सहूलियत के लिए स्कीम लाई गई थी जिसके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया था, मगर इस स्कीम से लोगों को फायदा नहीं मिला है क्योंकि साल 2018 से लेकर अभी तक ये स्कीम मुकम्मल नहीं हो रही है। अगर सरकार के जो लोग हैं, इंतजामिया के जो लोग हैं, महकमा के जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनसे पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि ये ठेकेदार का मसला है, मगर जो ठेकेदार की बात सुने तो पैसा अवेलेबल नहीं है, जो रुकूमत होनी चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये स्कीम पे काम इस तरह हो रहा है। अब स्कीम क्यों मुकम्मल नहीं हो रही है? क्या सरकार के दावे सही है या जो काम करने वाले लोग हैं उनके दावे सही है? मगर इस बीच में अवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हम इस वक्त हम वाटरखनी में हैं, तो हम अभी जो हमारे प्रॉब्लम है वो पानी के हवाले से है। पानी हमें है ही नहीं है। अपना सोर्स है, यहाँ गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी नाबार्ड के तहत 2 करोड़ 35 लाख रुपए की, 2018 में उसका टेंडरिंग हुआ था, लेकिन टिल डेट अभी 4 साल हो गए हैं तो अभी तक वो कंप्लीशन नहीं हुई है उसकी। तो अभी उन्होंने ये सम्प वगैरह बनाया, एक ढांचा यहाँ खड़ा किया, एक ऊपर में है वो रिजर्वायर बनाई।
चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।